क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है आर्गन Cd5 OH1। तो ये याद कर लो, ये इसका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है किसके अंदर, डी के अंदर, मतलब आउट एज इलेक्ट्रॉन सेंटीमीटर आर्बिट के अंदर जंप कर रहा है, इनर आर्बिट के अंदर, जिसकी जैसे यहाँ पे हो गया और ये ज्यादा स्टेबल हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +1 हो सकता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, +2 भी हो सकता है, एक में से लूज कर देगी, एक डी में, +3 भी होता है, एक डी में से एक से लूज कर दे और बाकी 2 डी, +4 +5 +6, और इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। याद होगा आपको कंपाउंड पोटेशियम क्रोमेट, इसके अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसके अंदर क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होता है क्योंकि ऑक्सीजन है -2, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 7 के साथ, अच्छा पोटेशियम है +1, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, और किसका 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अंदर देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा, -8, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, -2 4 से मल्टीप्लाई करके, पोटेशियम +1 है, 2 से +2, तो क्रोमियम का क्या हो जाएगा, 6 होगा। फिर ऑक्सीडेशन नंबर में अलग से टॉपिक में पढ़ने से क्लास में कोई चीज बता रहा था। क्रोमियम के बाद है मैग्नीज 25, आर्गन Cd5 OH2। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का, ठीक है, जो +7 है। अच्छा, सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक से 2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2, तो Mn+2 कॉमन है, कॉमन मिलेगा आपको Mn+2, मैग्नीज +2। अच्छा, फिर +3 भी होता है, +3 भी होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 एक से निकलेंगे, डी में से एक, +4 भी होता है, +5 भी है, 6 भी है, 7 भी होता है। तो मैं 2 एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, एक है K-4 पोटेशियम पर मैग्नीज, ऑक्सीजन -8 पोटेशियम +1, Mn का क्या होगा, 7 होगा। तो ऑक्सीजन -8 आप नहीं कर रहे, फिर ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का -2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया भाई, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करके, आप नहीं पता कि ऑक्सीजन का -8 क्यों आ जाएगा, तो 4 ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का नहीं है ये। अच्छा, दूसरा होता है K2MnO4 पोटेशियम मैग्नीज, ये पर मैग्नेट है, तो ये होगा -8, ये क्या होगा +2, ये क्या होगा +6, बराबर 6 होगा, 0 6 भी है, 7 भी है, 2 भी है। अच्छा, इसके बाद आता है आयरन 26 3d6 OH2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 भी होगा। और फेरिक, ये तो कॉमन ही आपको मिलेंगे, और 2 और 3 ये कॉमन ही आपको टेक्निकल कॉमन, 4 भी है, 5 भी लिखा हुआ है शायद, 6 हाईएस्ट कितना है, 6 ऑक्सीडेशन। ज्यादातर कंपाउंड में 2 3 वाले ज्यादा, मगर 6 तक भी पॉसिबल है इसके कंपाउंड। कोबाल्ट Cd7 तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 तक है।
मतलब कोबाल्ट के जो कंपाउंड मिलते हैं 2, 3, 4 में मिलते हैं। निकल 28, रीडिंग 4s2। इसके जो कंपाउंड लेवल पे मिलते हैं 2, 3, 4 ऑक्सीडेशन। कपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, 3d10 4s1। इस कलेक्शन डी में जम करके इसको कंप्लीट फिल कर देता है, फिल कर देता है। +1 जिसको हम कहते हैं, पढ़ते रहते हैं क्यूप्रिस्ट। ज्यादा मैं एग्जांपल पढ़ूंगी, क्यूप्रिस्ट क्लोराइड, ठीक है। तो क्यूप्रिस्ट क्लोराइड होता है या क्यूप्रिस्ट ऑक्साइड, पेट कलर का। अच्छा, दूसरा होता है +2 क्यूप्रिक। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन से +1 है, दूसरा क्या है +2। जिंक का एक ही है ऑक्सीडेशन। जिंक का आर्गन 3d10 4s2। इसका ऑक्सीडेशन से बस एक ही है, +2 का मतलब है दोनों एस के यूज करेगा, वो दोनों एस के यूज करता है। डी में से एक लूज कोई नहीं होता इसका। तो जिंक कंपाउंड आप। अच्छा, अब आते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी तो ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी और उनके कंपाउंड भी आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे पढ़ा था हमने निकल, पढ़ा था हमने प्लाटिनियम, पैलेडियम, ये यूज होते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए, जहां हम हाइड्रोजन करते हैं। आयरन को यूज करते हैं अमोनियम की फॉर्मेशन में, हाइपर प्रोसेस में। V2O5 इस्तेमाल होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर, TiCl4 प्लास्टिक बनाने में, गुड क्वालिटी की प्लास्टिक बनाने में। क्रोमियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मिथेनॉल की फॉर्मेशन में। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं। कैटलिस्ट इज ए केमिकल सब्सटेंस which alter का मतलब चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, उनमें दो टाइप के कैटलिस्ट हैं। एक जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, और एक होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट जिनको हम कहते हैं इनहिबिटर, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे जो कैटलिस्ट की मीनिंग हम ले रहे हैं वो समझिए पॉजिटिव मीनिंग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव वाली मीनिंग ले रहे हैं, नेगेटिव वाली मीनिंग नहीं ले रहे हम। मगर है जरूर कैटलिस्ट दूसरे दो टाइप के होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कंपाउंड are used as a catalyst because of variable oxidation state। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के वेरिएबल होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से इनको एज ए कैटलिस्ट यूज। Effective solid structure
difficult solid structure in space between atoms provide large surface area where gases are adsorbed, जैसे निकल है, प्लाटिनम है, पैलेडियम है, उनका जो सॉलिड स्ट्रक्चर है डिफेक्टेड होता है। एटम्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होते हैं और जो छोटे एटम्स वो स्पेस के अंदर चले जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन है वो कहाँ पे चली जाती है, जो निकल प्लाटिनम पैलेडियम है उनके एम्प्टी स्पेस है, वेकेंट स्पेस है, जिसपे हाइड्रोजन का साइज क्या बहुत ही छोटा होता है। हाइड्रोजन गैस क्या उनके इंटरस्टेशियल स्पेस को एम्प्टी स्पेस को जाकर क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है और उसके सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाती है, सरफेस के ऊपर भी क्या हो जाती है या एडजॉर्ब हो जाती है। जैसे हम निकल को हीट देते हैं तो हाइड्रोजन बाहर निकलती है एटॉमिक स्टेट में, एटॉमिक स्टेट में, इसलिए वो क्या होती है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है एटॉमिक स्टेट के अंदर। तो इनको हम कहते हैं ये इंटरस्टेशियल हाइड्राइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं इंटरस्टेशियल हाइड्राइड। इंटरस्टेशियल का मतलब होता है एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस है, वेकेंट स्पेस है, जिसकी वजह से छोटे एटम्स उसी स्पेस के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, तो गैसेस के लिए सरफेस एरिया भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से गैसेस क्या हो जाती हैं एडजॉर्ब हो जाती हैं, जैसे निकल प्लाटिनम पैलेडियम सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं जहां पे गैस क्या हो जाती है एडजॉर्ब हो जाती है। ट्रांजिशन एरिया में and compound form unstable intermediate complexes which readily decompose, activated, क्योंकि कैंसर क्या करते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। हमने आपने एंजाइम भी पढ़ा होगा, एंजाइम भी क्या है एज ए कैटलिस्ट है। तो एंजाइम सब्सट्रेट के साथ मिलता है तो क्या बनाता है एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है जो अनस्टेबल होता है, क्या होता है वो डिकम्पोज होकर किसमें तब्दील हो जाता है फाइनल प्रोडक्ट में। तो उसकी मैकेनिज्म तो सेम ही होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कैटलिस्ट हैं या उनके कंपाउंड्स भी क्या कैटलिस्ट हैं, तो वो क्या करते हैं एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं सब्सट्रेट के साथ, which readily decompose, which readily decompose to final product. फाइनल प्रोडक्ट में सब डिकम्पोज हो जाए। अच्छा, अब देखें एग्जाम्पल की क्या है, प्लाटिनम पैलेडियम and nickel are used as a catalyst in hydrogenation reaction। हाइड्रोजन रिएक्शन का मतलब जहां भी हमें हाइड्रोजन ऐड करनी है, देखो वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल ऑयल ये अनसेचुरेटेड है, जब उसके अंदर हाइड्रोजन पास करेंगे किसकी मौजूदगी निकल की मौजूदगी है, प्लाटिनम पैलेडियम की मौजूदगी है। निकल इसलिए हम यूज करते हैं कि ये सस्ता होता है, लेस एक्सपेंसिव है, और बाकी
बाकी मोर एक्सपेंसिव है, उनको हम यूज नहीं करते, मगर हालांकि प्लाटिनम ज्यादा इफेक्टिव है, पैलेडियम भी ज्यादा इफेक्टिव है, मगर इसका मतलब है कि उसका खर्चा ज्यादा हो जाता है। हम बचत भी करना चाहते हैं क्योंकि निकल पे गुजारा हो जाता है। तो वेजिटेबल ऑयल अनसेचुरेटेड है, जब उसके अंदर हाइड्रोजन पास करेंगे, हाइड्रोजन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वेजिटेबल घी बन जाएगा। सेचुरेटेड बन जाएगा। तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड किसमें तब्दील करेंगे, अनसेचुरेटेड किसमें तब्दील हो गया, सेचुरेटेड में तब्दील हो गया। अच्छा, इसके अलावा B2O5 is used as a catalyst in contact process for the formation of sulfuric acid। तो इसके अंदर देखो इंपॉर्टेंट स्टेज ये होता है 2SO2 प्लस O2 SO2 गैस, O2 क्या है गैस, और V2O5 किसमें देता है सॉलिड फॉर्म में 2SO3 गैस हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे यूज करते हैं। अब मैकेनिज्म क्या होगा इसका, मैकेनिज्म कैसा होता है, तो पहला ये होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस वो V2O5 के साथ रिएक्ट कर देती है, किसके साथ, अच्छा ऑक्सीजन यहां से मिलेगी, ऑक्सीजन कौन देगा इसको, V2O5 देगा, क्या बनेगा SO3 और ये बनकर V2O4। अच्छा, तो V2O5 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्लस साइन, इधर क्या हो गया +4। तो देखो यही ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या है। अच्छा, अब क्या होगा, V2O4 जो है वो हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वापस किसमें तब्दील हो जाता है V2O5। देखो V2O4 है, वो हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है वापस V2O5। Finally divided Fe, iron is used as a catalyst in Haber process। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के फॉर्मेशन में देखो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन एक सॉलिड हो गया, अमोनिया गैस कर गई, डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अच्छा, ये जितनी भी आपने एग्जाम्पल पढ़ी है ना, ये सब हेटेरोजेनस कैटालिसिस की एग्जाम्पल है। देखो हेटेरोजेनस कैटालिसिस, हेटेरोजेनस कैटालिसिस का मतलब है रिएक्शन की फिजिकल स्टेट और कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। देखो रिएक्शन किसमें है गैस में, और कैरेक्टरिस्टिक किसमें है, इससे पहले जो पढ़े हैं वो रिएक्शन किसमें है और कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, अगर सपोज में अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, वेजिटेबल ऑयल है तो वो तो लिक्विड है ना, निकल प्लाटिनम पैलेडियम किसमें सॉल्वेंट, तो ये भी क्या हो गया, या अल्केन से अल्केन बनाते हैं,
वो भी अल्कीन अगर गैसेज हैं तो इसका मतलब है वो लिक्विड के अंदर प्लैटिनम हो गए सॉलिड में, तो इसको कहते हैं हेटेरोजीनियस कैटाइजिन। होमोजीनियस कैटाइजिन उसको कहा जाता है जिसमें रिएक्शन की फिजिकल स्टेट और कैटालिस्ट फिजिकल स्टेट सेम है। अगर रिएक्शन की गैस है कैटालिस्ट की गैस, रिएक्शन लिक्विड कैटालिस्ट लिक्विड तो भी होमोजीनियस, रिएक्शन सॉलिड और कैटालिस्ट अगर सपोज करते हैं सॉलिड ही यूज करें तो वो भी क्या होगा, होमोजीनियस कैटाइजिन हो जाएगा। हेटेरोजीनियस का मतलब है रिएक्शन और कैटालिस्ट की डिफरेंस। तो ये होगा डिफरेंस फिजिकल स्टेट। और रिएक्शन एंड कैटालिस्ट, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपने केमिकल डायनेमिक्स में ये दोबारा पढ़ो तब जो टॉपिक में आएगा, क्या अभी बता देना हम लोग। अच्छा, इसके अलावा जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, are catalysts in the formation of methanol, methanol oil जो बनता है वाटर गैस से, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इसको क्या बोलते हैं, इनके मिक्सचर को बोलते हैं वाटर गैस। दोनों के मिक्सचर को क्या कहेंगे, वाटर गैस। इसको पास करेंगे किसके ऊपर, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर देंगे इसको, तो क्या बनेगा, वेपर ऑफ मीथेनॉल, मीथेनॉल मिलेगा आपको। ठीक है, मीथेनॉल के वेपर्स मिलते हैं जिसको पानी क्या कर देते हैं, कंडेंस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कंडेंस करके लिक्विफाई कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा TiCl4, for the formation of good quality plastic, MnO2 is also catalyst for the decomposition of H2O2, hydrogen peroxide, हाइड्रोजन peroxide। ठीक है, ये हो गया एज ए कैटलिस्ट। अब आते हैं अलाइन फॉर्मेशन। तो अलाइन is homogeneous mixture जो अलग है वो होमोजेनियस मिक्सचर है। अब 2 or more than 2 elements in one should be vessel, इनमें कम से कम एक तो मिल्क होना चाहिए, मतलब नॉन मिल्क का अलाई नहीं करेगा। अगर अलाई बनाना है तो उसके अंदर नॉन मिल्क को मिक्स हो सकता है कोई एक, जैसे स्टेनलेस स्टील के अंदर कार्बन को मिक्स किया जाता है, कार्बन नॉन मेटल है, ठीक है, मगर अलाई मिक्सचर की मेटल का मिक्सचर होता है, मेटल का मिक्सचर होता है होमोजीनियस।
अच्छा, अलाई क्यों बनाते हैं? एक तो ये होता है कि प्योर जो मेटल है उसको जंग लग जाए, जैसे आयरन है, प्योर आयरन को क्या होता है, जंग लग जाता है। इसलिए आयरन के अंदर हम क्रोमियम निकल को ऐड कर देते हैं, क्रोमियम और निकल को क्या करते हैं, मिलावट कर देते हैं क्रोमियम निकल की, स्टेनलेस स्टील बना लेते हैं। अब स्टेनलेस स्टील को जंग नहीं लगता है, उसमें रेजिस्टेंस पावर, जंग से बचाव का पावर बहुत ज्यादा है, उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा है, शाइनिंग भी ज्यादा है प्योर मेटल से। तो इसका मतलब है जो अलग ही होता है वो प्योर मेटल के प्रॉपर्टीज में क्या होता है, बेहतर होता है। मतलब उसकी शाइनिंग, उसका जो लुक है, या उसका जो जंग से बचाव का पावर है, या जो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो क्या है, प्योर मेटल से ज्यादा होती है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म अलाइन बिकॉज ऑफ their similar size, similar size वो easily visible। एक दूसरे के साथ इजीली मिक्स हो जाते हैं। देखो इनका साइज एक जैसा है, इसलिए एक एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आयरन को रिप्लेस करके उसकी जगह निकल का एटम लगा देती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या क्रोमियम का एटम आ जाता है उसकी जगह पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका जो साइज है वो क्या है, एक जैसा है, उनकी रिप्लेसमेंट आसानी हो जाती है। मतलब सबको कहते हैं आयरन के एटम को रिप्लेस करके उनकी जगह पे क्रोमियम निकल के एटम को क्या कर लेते हैं, ऐड करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका साइज एक जैसा है, जिसकी जैसे इजीली क्या बना लेते हैं, अलाई बना लेते हैं। अच्छा, अब इसमें देखो स्टेनलेस स्टील, इसके अंदर आयरन है, क्रोमियम है, और दूसरा निकल। मेन मेनली कौन होगा, मेन इसके अंदर आयरन है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो है वो आयरन बेस्ड बनाई है, आयरन बेस्ड के का मतलब बेसिक आयरन है, तकरीबन 80%, 80%, 80 का राउंड अबाउट परसेंट आयरन का होता है। बाकी जो परसेंटेज है वो किसका होगा, क्रोमियम का होगा या निकल होगा। तो उसके अंदर कार्बन को भी मिक्स किया जाता है। स्टेनलेस स्टील के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वो यूज के हिसाब से है। अब इसका यूज क्या है, यूज के हिसाब से कंपोजिशन में क्या आ जाता है, फर्क आ जाता है कि स्टेनलेस स्टील आपको बनाने किस टाइप की है, उसमें बर्तन बनाने हैं, नट बोल्ट बनाने हैं, कौन सी चीज बनाना चाहते हैं। देखो स्टेनलेस स्टील को कटलरी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी कांच के बने होते हैं वो स्टील के बने होते हैं, नट बोल्ट जो होते हैं वो स्टील के बने होते हैं, राड जो बनती है वो स्टील की बन जाती है। तो इसका मतलब है, इसका यूज भी है कि कौन सा यूज है उसी हिसाब से इसकी कंपोजिशन में क्या आ जाता है, फर्क आ जाता है। मगर फिर भी मेनली जो होगा वो आयरन ही होगा, मेन जो होगा वो आयरन होगा। अच्छा, इसको जंग भी नहीं लगता, इसलिए स्टील के घर में जो इस्तेमाल होने वाले बर्तन है ना, उनको देखेंगे उसकी शाइनिंग चमक में कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ऑक्सीडाइज होते हैं स्लाइटली, हल्की ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है, इनके ऊपर लेयर बन जाता है, मगर वो उसके अपीयरेंस आउटलुक में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी शाइनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जो कोटिंग बनी है फाइन कोटिंग वो उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से बचा लेती है। अच्छा, एक हो गया एक्शन के अलावा होता है दूध एलिमेंट, दूध एलिमेंट। अच्छा, इसके अंदर एलिनियम होगा, कॉपर होगा, मैग्नीशियम होगा, प्लस मैग्नीज होगा। सबसे मेन क्या होगा इसके अंदर, मेन एलिमेंट होगा। मेनली क्या होगा, एलिमेंट होता है, जो एलिमेंट के अंदर मेनली एलिमेंट होता है। हाई परसेंटेज किसका होगा, मेन ये है एलिमेंट। अच्छा, इससे जहाज की बॉडी बनती और घर में इससे बनने वाले बर्तन बनते हैं, इसको भी जंग नहीं लगता, इसको भी लाइट वेटेड है, पर वजन क्या होगा, इसका हल्का होगा, क्योंकि जहाज की बॉडी जो बनती है सारे वजन उसका हल्का होगा ना, तभी उड़ेगा वो।
इसके अलावा ग्रास, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर मेनली होगा 60 to 80% किसका होगा, कॉपर का होगा 60 से 80, 40 से 20% किसका है, जिंक का। ग्राफ येलो कलर है, इसको इस्तेमाल करते हैं सैनिटरी का काम जो होता है, मतलब बाथरूम की जो फिटिंग वगैरह होती है उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। सैनिटरी का जो प्लम्बिंग का काम होता है, प्लम्बर का जो काम होता है, ठीक है, उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। टूटी वगैरह जो होते हैं, पाइप टूटी वगैरह, अच्छा दूसरा इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोटिव पार्ट्स के अंदर, मतलब जितने भी गाड़ियां हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है, ग्रास इस्तेमाल होता है। अच्छा इसके अलावा ब्रोंज, अच्छा उसमें एक होता है एल्यूमिनियम ब्रोंज होता है, ब्रोंज, उसमें एल्यूमिनियम होता है, दूसरे क्या होता है कॉपर। इसका मतलब ये भी कॉपर का नहीं है, कॉपर होगा, दूसरा क्या होता है एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, ब्रोंज के अंदर। अब इसके अंदर मेनली कॉपर हो, मेन इसके अंदर कॉपर होता है, एल्यूमिनियम कम होता है, जो लिखा हो एल्यूमिनियम ब्रोंज, एल्यूमिनियम ब्रोंज। अच्छा ये इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर। इससे मेटल्स बनते हैं, मेटल कॉइन्स बनते हैं, स्टेचूज बनते हैं, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, जो नकली जेवरात वगैरह होते हैं उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है अलाइव, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर है किसका, 2 और मोर देन 2 मेटल्स आप बोल सकते हो, क्योंकि नॉन मेटल की कोई ऐसा का डिजाइन जिसके अंदर नॉन मेटल मिक्स होता है नहीं, तो ज्यादातर क्या होगा मेटल होगा, उनका मिक्सचर है। अब इनको इसलिए यूज किया जाता है, इनको जंग वगैरह नहीं लगता है, ठीक है, उनका जंग से बचाव का पावर बहुत ज्यादा है, लाइट वेटेड होते हैं, हल्का वजन जो होता है वो हल्का होता है। अच्छा मैकेनिकल स्ट्रेंथ की या टेंसिल स्ट्रेंथ वो क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए इनको यूज किया जाता है। अब टाइम है तो आगे मैं पढ़ा देता हूँ आपको कलर, अभी 3 मिनट है। अब एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं जो इसके अंदर अभी फिलहाल तो नहीं है, इंटरस्टेशियल कंपाउंड। या नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, तो ट्रांसलेट में फॉर्म इंटरस्टेशियल, या नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। ड्यू टू वेरिएबल ऑप्टिक and defect in their solid structure, क्योंकि solid structure में defected होता है, empty space between atoms जिनको कहते हैं interstitial space, empty space between atoms, atoms के बीच में vacant space होता है, empty space होता है, solid space defected है। small atoms
हाइड्रोजन, बोरान, नाइट्रोजन, कार्बन, reside विद इन होल्स, वो किसमें चले जाते हैं, उन होल्स में जाते हैं, एम्पियर नो स्टैटिक फार्मूला, और उनका कोई फार्मूला भी नहीं बनता। स्टैटिक रिलेशनशिप बनेगी, जैसे निकल है उसके अंदर हाइड्रोजन एटम अंदर चले जाते हैं, स्पेस के अंदर, प्लाटिनम के अंदर हाइड्रोजन एटम चले जाते हैं, पेरिडियम के अंदर हाइड्रोजन एटम चले जाते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल PI H 1.73, अब PI है ना H 1.73, अब देखो इसका कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट तो नहीं हुआ। दूसरा अलाइन और इंटरस्टेशियल कंपाउंड, जो अलाइन है वो भी हैं इंटरस्टेशियल कंपाउंड हैं, ब्रास या ब्रोंज, ये सब क्या हैं, इंटरस्टेशियल कंपाउंड है, इनका कोई फार्मूला नहीं होता। तो ये पुराने बुक में है, पुरानी किताब में था इंटरस्टेशियल कंपाउंड, ये आपको मैंने पढ़ा दिया, बाकी सब पढ़ेंगे।